हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा पर। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपनी तमाम उपलब्धियों और बुद्धिमत्ता के बावजूद असल में है कौन? हम कहां से आए हैं? सदियों तक हमने अपने आप को ईश्वर की सबसे खास रचना माना। हमने खुद को बाकी सब प्राणियों से ऊपर समझा। लेकिन क्या हो अगर यह पूरी कहानी अधूरी हो? क्या हो अगर हम भी उसी लंबे जीवन वृक्ष की एक शाखा भर हैं, जिसकी बाकी शाखाओं पर बंदर, कीट और पक्षी बैठे हैं? आज की हमारी कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने यह सच्चाई दुनिया के सामने रखी। उसका नाम था चार्ल्स डार्विन। एक साधारण सा बच्चा, असाधारण भविष्य। साल था 1809। इंग्लैंड का छोटा सा शहर श्रूजबरी। वहां एक सम्मानित और संपन्न परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का। पिता रॉबर्ट डार्विन एक सफल डॉक्टर थे और दादा इरास्मस डार्विन एक मशहूर चिकित्सक, कवि और दार्शनिक। ऐसे घर में जन्मा बच्चा तो पहले ही दिन से भाग्यशाली समझा गया। सबको लगता था यह लड़का भी बड़ी ऊंचाइयों तक जाएगा। लेकिन चार्ल्स का बचपन उस उम्मीद से बिल्कुल अलग था। स्कूल में पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता। ग्रीक और लैटिन की किताबें उन्हें उबाऊ लगती। जब बाकी बच्चे शास्त्रों और कविताओं में रुचि लेते, चार्ल्स अपनी कक्षा में चुपचाप बैठकर खिड़की से बाहर झांका करते। उनके अध्यापक उनसे तंग रहते, कहते यह लड़का किसी काम का नहीं। यहां तक कि एक बार उनके पिता ने भी गुस्से में कहा, तुम्हें शिकार, कुत्तों और चूहों के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं। पर यही परवाह न होना उनके भविष्य की कुंजी बनने वाला था। प्रकृति का दीवाना। चार्ल्स का असली शौक था प्राकृतिक इतिहास। वे घंटों खेतों और जंगलों में भटकते, चट्टानों को देखते, पौधों को इकट्ठा करते और सबसे ज्यादा जुनून था बीटल पकड़ने का। बीटल उनके लिए सिर्फ कीड़े नहीं थे, वे रहस्यों की चाबी थे। इतना जुनून कि अगर जेब में जगह न हो तो वे मुंह में बीटल दबा लेते। कभी कभी यह शौक उनके लिए मुसीबत भी बन जाता, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। उनके लिए यह खेल नहीं, एक खोज थी। उनका परिवार इसे समय की बर्बादी मानता। उन्हें लगता कि यह बच्चा कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो चीज उनके घर वालों को बेकार लगती थी, वही उनकी जिंदगी का सबसे अहम आधार बनने वाली थी। एडिनबर्ग। डॉक्टर बनने की नाकाम कोशिश। 16 साल की उम्र में पिता ने उन्हें एडिनबर्ग विश्वविद्यालय भेज दिया। उम्मीद थी कि बेटा डॉक्टर बनेगा जैसे पिता और दादा थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज की दुनिया ने चार्ल्स को भीतर तक हिला दिया। उस दौर में ऑपरेशन बिना बेहोशी के होते थे। मरीज दर्द से तड़पते और चार्ल्स का दिल कांप उठता। खून देखकर उन्हें घबराहट होती। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। लेक्चर हॉल में बैठकर वे बार बार सो जाते। उन्हें लगता ये सब मेरे जीवन के असली सवालों का जवाब नहीं। लेकिन एडिनबर्ग में भी उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया। वे संग्रहालयों में जाते, जानवरों और पौधों के नमूनों को पढ़ते और यहीं मिले एक पूर्वदास, जॉन एडमस्टोन। उन्होंने चार्ल्स को सिखाया कि जानवरों की खाल कैसे संरक्षित की जाती है। लेकिन इससे भी अहम था उनके किस्से, दक्षिण अमेरिका के हरे भरे जंगलों और रहस्यमयी नदियों के। उन कहानियों ने चार्ल्स के दिल में एक बीज बो दिया। दूर दराज की भूमि, अज्ञात जीव जंतु और यात्रा की लालसा, पादरी बनने की राह। जब पिता को लगा कि बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, तो उन्होंने कहा, कम से कम पादरी तो बन ही सकता है। उस समय पादरी बनना एक सम्मानजनक और आरामदायक जीवन माना जाता था। चार्ल्स भी परंपरागत ईसाई थे, इसलिए उन्होंने हां कर दी और इस तरह वे 1828 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे। सतह पर यह एक नया रास्ता था, धर्म का। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। कैम्ब्रिज, विज्ञान की लौ। कैम्ब्रिज में चार्ल्स की मुलाकात हुई प्रोफेसर जॉन स्टीवंस हसलो से। यह मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदल देने वाली थी। हसलो ने उनमें छिपे वैज्ञानिक को पहचाना। वे चार्ल्स को अपने साथ लंबी सैर पर ले जाते, पौधों और कीड़ों पर बातें करते। धीरे धीरे चार्ल्स ने सीखा कि प्रकृति केवल शौक नहीं, यह एक अनुशासन है। यह केवल संग्रह नहीं, बल्कि खोज है। फिर मिले महान भूवैज्ञानिक एडम सेडगविक। उन्होंने चार्ल्स को वेल्स की पहाड़ियों पर ले जाकर सिखाया कि पृथ्वी का चेहरा लाखों सालों में कैसे बदलता है। कैम्ब्रिज के दिनों में चार्ल्स ने 2 किताबें पढ़ी जिन्होंने उनकी सोच की जड़ें बदल दी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की पर्सनल नैरेटिव, दक्षिण अमेरिका की रोमांचक यात्राओं का लेखा। जॉन हर्शल की प्रिलिमिनरी डिस्कोर्स, जिसमें लिखा था कि विज्ञान का मकसद है प्रकृति के नियमों को खोजना। अब चार्ल्स का दिल
पूरी तरह से विज्ञान में रम गया। पादरी बनने का विचार लगभग गायब हो चुका था। नियति की दस्तक 1831। चार्ल्स ने अपनी डिग्री पूरी ही की थी कि अचानक किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। ब्रिटिश नौसेना का जहाज HMS बीगल दक्षिण अमेरिका के तट का सर्वेक्षण करने जा रहा था। कप्तान रॉबर्ट फिट्जरॉय अपने साथ एक प्रकृतिवादी चाहते थे और प्रोफेसर हसलो ने तुरंत चार्ल्स का नाम सुझा दिया। चार्ल्स का दिल धड़कने लगा। यह वही मौका था जिसका सपना उन्होंने देखा था, हम्बोल्ट की तरह दुनिया घूमने का, नए नमूने इकट्ठा करने का। लेकिन जब उनके पिता ने यह सुना तो गुस्से से कहा, यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है, समय की बर्बादी। चार्ल्स का दिल टूट गया। वे लगभग हार मान चुके थे। तभी उनके चाचा जोशिया वेजवुड आगे आए। उन्होंने पिता को समझाया कि यह यात्रा चार्ल्स के लिए कितनी अहम हो सकती है। अंततः पिता मान गए। सफर की शुरुआत। और इस तरह 22 साल का एक युवक जो न डॉक्टर बन पाया न पादरी, अब निकलने वाला था इतिहास की सबसे मशहूर यात्रा पर। दिसंबर 1831। इंग्लैंड का प्लाईमाउथ बंदरगाह। ठंडी हवा में लहरें उठ रही थीं। एक छोटा सा जहाज HMS बीगल समुद्र की ओर रवाना हुआ और उसी पर सवार था चार्ल्स डार्विन। यात्रा की योजना थी 2 साल की, लेकिन यह 5 साल तक चली। और इन 5 सालों में डार्विन ने जो देखा, उसने न सिर्फ उनकी सोच को बल्कि पूरी दुनिया के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली झलक। दक्षिण अमेरिका के रहस्य। बीगल सबसे पहले पहुंचा दक्षिण अमेरिका। यहीं चार्ल्स को अपने जीवन के पहले बड़े संकेत मिले। अर्जेंटीना के मैदानों में उन्होंने देखा विशाल जीवाश्म, ग्लिप्टोडोन, एक ऐसा प्राणी जो छोटी कार जितना बड़ा था, जिसके शरीर पर हड्डियों का कवच था। मेगाथेरियम, हाथी जितना विशाल स्लॉथ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये जीव वहां के जीवित जानवरों से मिलते जुलते थे। ग्लिप्टोडोन और आर्माडिलो, मेगाथेरियम और स्लॉथ, इतनी समानता क्यों? क्या यह महज संयोग था या फिर जीव एक दूसरे से जुड़े हुए थे? यहीं से उनके दिमाग में सवाल गूंजने लगे। क्या प्रजातियां बदलती हैं? क्या आज का आर्माडिलो कभी विशाल ग्लिप्टोडोन का वंशज रहा होगा? भूगर्भ की गवाही। डार्विन के हाथ लगी चार्ल्स लायल की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। इसमें लिखा था कि पृथ्वी अचानक किसी प्रलय से नहीं बनी, बल्कि धीरे धीरे लाखों सालों में बदली है। और एंडीज पर्वतों में डार्विन ने इसकी गवाही देखी। समुद्र से दूर ऊंचाइयों पर उन्होंने सीपियों के जीवाश्म पाए। इसका मतलब था ये पहाड़ कभी समुद्र के नीचे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक भूकंप ने कुछ ही घंटों में जमीन को कई फीट ऊपर उठा दिया। यह सबूत था कि दुनिया बदलती है, धीरे धीरे लेकिन निरंतर। अगर पृथ्वी बदल सकती है तो क्या प्रजातियां भी बदल सकती हैं? गैलापागोस की पहेली। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1835 में, जब बीगल पहुंचा गैलापागोस द्वीप समूह। यह जगह किसी और ग्रह जैसी थी। विशाल कछुए, समुद्री इगुआना और ऐसे पक्षी जो इंसानों से नहीं डरते। चार्ल्स ने देखा कि हर द्वीप के जीव थोड़े अलग थे। एक द्वीप के कछुओं का कवच गुंबद जैसा था, तो दूसरे द्वीप पर वही कछुए लंबे गले वाले, काठी के आकार के कवच वाले थे। और फिर वे छोटे छोटे पक्षी जिन्हें आज हम डार्विन फिंचेस कहते हैं। शुरुआत में डार्विन को लगा ये अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन इंग्लैंड लौटने पर पता चला ये सभी फिंचेस थे, एक ही परिवार से। फर्क बस उनकी चोंचों में था। कहीं चोंच मोटी और मजबूत, कठोर बीज खाने के लिए, कहीं पतली और लंबी, कीड़े पकड़ने के लिए, कहीं तोते जैसी फलों के लिए। चार्ल्स को समझ आया ये सभी एक ही पूर्वज से आए होंगे, लेकिन हर द्वीप की परिस्थितियां अलग थीं। जिनके पास उस वातावरण के हिसाब से सही लक्षण थे वही बचे, बाकी मिट गए। यही था वह तंत्र जिसकी उन्हें तलाश थी, प्राकृतिक चयन, वापसी और चुप्पी। 1836। 5 साल की लंबी यात्रा के बाद बीगल इंग्लैंड लौटा। डार्विन अब वही साधारण युवक नहीं रहे थे। अब उनके दिमाग में एक ऐसा विचार था जो दुनिया को बदल सकता था, लेकिन वे डर गए। उन्हें पता था कि यह विचार ईश्वर की स्थायी रचना वाले सिद्धांत को चुनौती देगा। समाज और चर्च दोनों इसे विधर्म मानेंगे। इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली 20 साल तक। लेकिन उन 20 सालों में उन्होंने सबूत जुटाए, प्रयोग किए और अपने विचार को इतना मजबूत बनाया कि जब वे बोले तो कोई रोक न सके। दोस्तों, यह था चार्ल्स डार्विन की यात्रा का पहला पड़ाव। एक साधारण लड़के से
बीगल के जहाज पर निकले उस यात्री तक की कहानी। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होगा। कैसे उन्होंने अपने विचार को सालों तक छिपाए रखा, कैसे एक पत्र ने उन्हें चुप्पी तोड़ने पर मजबूर किया, और कैसे एक किताब ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इन सवालों के जवाब हम जानेंगे। बीगल की यात्रा और खोजों का तूफान। पिछले हिस्से में हमने जाना कि कैसे एक साधारण युवक, जिसे स्कूल में कोई गंभीरता से नहीं लेता था, किस तरह किस्मत के धक्कों से HMS बीगल पर चढ़ा और निकल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां समुद्र की लहरें उठ रही हैं और चार्ल्स डार्विन की आंखों के सामने खुल रहे हैं प्रकृति के वो रहस्य जिनसे इंसान की अपनी पहचान हिलने वाली थी। दक्षिण अमेरिका की धरती पर बीगल का पहला लंबा पड़ाव था दक्षिण अमेरिका। वहां की धरती ने डार्विन को हैरान कर दिया। उन्होंने ऐसे जीवाश्म देखे जो पहले कभी उनकी कल्पना में भी नहीं आए थे। ग्लिप्टोडोन, एक ऐसा जानवर जो दिखने में आर्माडिल्लो जैसा था लेकिन आकार में कार जितना बड़ा। उसके शरीर पर कवच जैसा ढांचा था। मेगाथेरियम, हाथी जितना बड़ा स्लॉथ जो हजारों साल पहले इस धरती पर घूमता था। लेकिन सवाल यह था कि आज उन्हीं जगहों पर उसके छोटे छोटे रिश्तेदार क्यों हैं? क्यों वही धरती, वही वातावरण पुराने और नए जीवों में इतनी समानता पैदा कर रहा है? क्या यह संयोग था या फिर कोई गहरा रिश्ता? यही सवाल उनके भीतर गूंजने लगे। पृथ्वी की गवाही, लायल की किताब। यात्रा पर निकलने से पहले डार्विन को मिली थी चार्ल्स लायल की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। इस किताब में लिखा था कि पृथ्वी की सतह किसी प्रलय से नहीं बनी, बल्कि धीरे धीरे लाखों सालों में बदली है। डार्विन ने इसे अपनी आंखों से देखा। एंडीज की ऊंचाइयों पर उन्होंने समुद्री सीपियों के जीवाश्म पाए। इसका मतलब था कि यह जमीन कभी समुद्र के नीचे थी और धीरे धीरे ऊपर उठ गई। उन्होंने एक विनाशकारी भूकंप का भी अनुभव किया जिसने कुछ ही घंटों में जमीन को कई फीट ऊपर धकेल दिया। उन्हें समझ आया कि अगर जमीन बदल सकती है तो जीवन भी बदल सकता है। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव लाखों सालों में बड़े रूप ले सकते हैं। गैलापागोस की ओर 1835 में बीगल पहुंचा गैलापागोस द्वीप समूह। यह जगह किसी और ग्रह जैसी लगती थी। ज्वालामुखीय चट्टानें, विचित्र जीव और एक अनूठा पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ के विशाल कछुए अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग आकार के थे। कहीं गुंबद जैसा कवच तो कहीं काठी जैसा कवच, जिससे वे लंबी गर्दन उठाकर ऊंचे पेड़ों से पत्ते खा सकते थे। पर सबसे अहम थे फिंचेस, छोटे छोटे पक्षी। शुरुआत में डार्विन को लगा कि वे अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन इंग्लैंड लौटकर जब विशेषज्ञों ने देखा तो पता चला कि ये सभी एक ही परिवार से थे। फर्क बस उनकी चोंचों में था। किसी की चोंच मोटी, कठोर बीजों के लिए, किसी की पतली, कीड़े पकड़ने के लिए, किसी की तोते जैसी, फलों के लिए। तभी डार्विन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या यह संभव है कि ये सब एक ही पूर्वज से आए हों, लेकिन हर द्वीप की परिस्थितियों के हिसाब से बदल गए हों? यही था प्राकृतिक चयन का बीज, वापसी और सवालों का बोझ। 1856 में डार्विन इंग्लैंड लौटे। उनके पास हजारों नमूने और नोट्स थे, लेकिन उससे भी बड़ा था एक खतरनाक विचार। उन्होंने देख लिया था कि प्रजातियां स्थिर नहीं हैं, वे बदलती हैं। लेकिन यह बदलाव कैसे होता है, यह पहेली अभी पूरी तरह साफ नहीं थी। इंग्लैंड लौटने पर उन्होंने चुप्पी साध ली। 20 साल तक 20 साल का इंतजार। अब डार्विन की जिंदगी का सबसे बड़ा दौर शुरू हुआ। 20 साल का इंतजार। उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद को व्यस्त रखा। भूविज्ञान पर लिखे, कोरल रीफ्स और ज्वालामुखी द्वीपों पर शोध किया। बार्नाकल्स पर 8 साल लगाए ताकि खुद को एक गंभीर वैज्ञानिक के रूप में स्थापित कर सकें। लेकिन निजी तौर पर वे अपनी गुप्त नोटबुक्स में काम करते रहे। उन्होंने देखा कि जैसे इंसान कबूतर या कुत्तों की नई नस्लें बनाता है, वैसा ही प्रकृति भी करती है। इंसान इसे कहते हैं कृत्रिम चयन और प्रकृति करती है प्राकृतिक चयन। माल्थस का असर। डार्विन ने एक दिन पढ़ा थॉमस माल्थस का निबंध। उसमें लिखा था, मानव आबादी हमेशा भोजन की आपूर्ति से ज्यादा तेजी से बढ़ती है और इससे पैदा होता है संघर्ष। यह पढ़कर डार्विन को लगा, यह तो सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पूरी प्रकृति पर लागू होता है। हर प्रजाति में बच्चे उससे कहीं ज्यादा पैदा होते हैं जितने जीवित रह सकते हैं।
यहीं से उन्होंने समझा, हर प्रजाति में विविधता होती है। संसाधन सीमित होते हैं। जिनके लक्षण बेहतर होते हैं वे जिंदा रहते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वे लक्षण अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। यही है प्राकृतिक चयन, धीमी अंधी प्रक्रिया लेकिन बेहद शक्तिशाली। डर और चुप्पी। 1844 तक डार्विन ने अपने सिद्धांत का एक स्केच तैयार कर लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी एम्मा से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो इसे प्रकाशित कर देना। पर वे खुद सामने नहीं आए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि यह विचार ईश्वर की स्थायी रचना पर सीधा हमला है। चर्च और समाज इसे विधर्म कहेगा। वे नास्तिक कहलाने से डरते थे और सबसे ज्यादा वे अपनी धार्मिक पत्नी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। और फिर आया वालायस का पत्र। 1868 इंग्लैंड से हजारों मील दूर मलय द्वीप समूह में एक युवा प्रकृतिवादी बीमार पड़ा था। उसका नाम था अल्फ्रेड रसेल वालायस। मलेरिया के बुखार में उसने वही सिद्धांत खोज लिया, प्राकृतिक चयन। उसने एक निबंध लिखा और भेजा चार्ल्स डार्विन को। पत्र पढ़ते ही डार्विन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 साल से जो विचार उन्होंने छुपा रखा था वही किसी और ने खोज लिया था। अब वे संकट में थे। क्या करें? क्या वालायस का निबंध दबा दें या सब कुछ खो दें? समाधान। डार्विन के दोस्तों चार्ल्स लायल और जोसेफ हुकर ने एक रास्ता निकाला। 1 जुलाई 1858 को लंदन की लिनियन सोसाइटी में डार्विन और वालायस दोनों के पेपर साथ पढ़े गए। उस दिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह था विज्ञान के इतिहास का टर्निंग पॉइंट, ओरिजिन का जन्म। डार्विन ने अब समझ लिया कि वे और देर नहीं कर सकते। उन्होंने 13 महीने लगातार मेहनत की, अपनी विशाल बहुखंडी किताब छोड़ दी और एक संक्षिप्त संस्करण लिखा। 24 नवंबर 1829 को किताब प्रकाशित हुई, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किताब पहले ही दिन बिक गई और दुनिया में शुरू हुआ एक ऐसा तूफान जिसे कोई रोक नहीं पाया, बहस और विवाद। किताब का संदेश था सरल लेकिन विस्फोटक। सभी जीव एक ही पूर्वज से आए हैं। विकास का इंजन है प्राकृतिक चयन। धार्मिक प्रतिष्ठान भड़क उठा। क्या इंसान भी बंदरों का रिश्तेदार है? यह सवाल लोगों को चुभ गया। 1860 में ऑक्सफोर्ड में हुई मशहूर बहस, जहां बिशप विलबरफोर्स ने व्यंग्य में पूछा, क्या आप अपने दादा की तरफ से बंदर हैं या दादी की तरफ से? डार्विन के समर्थक थॉमस हक्सले ने जवाब दिया, मैं उस बंदर का वंशज होना पसंद करूंगा, बजाय उस इंसान के जो अपने दिमाग का इस्तेमाल सच्चाई छिपाने में करता है। निजी जीवन और संघर्ष। डार्विन ने सार्वजनिक बहसों से दूरी बनाई। वे बीमार रहते, अक्सर घर में। उनकी पत्नी एम्मा धार्मिक थीं और उनके विचारों से दुखी होती। उनके 10 बच्चे हुए, जिनमें से 3 की दुखद मृत्यु हो गई। इससे वे भीतर से टूटते रहे, लेकिन डाउन हाउस में बैठकर उन्होंने काम जारी रखा। पौधों और जानवरों पर प्रयोग किए और अपने सिद्धांत को मजबूत करते रहे। इंसान की बारी। 1871 में उन्होंने प्रकाशित की द डिसेंट ऑफ मैन। इसमें उन्होंने साफ लिखा, इंसान भी अन्य जानवरों की तरह विकसित हुआ है। यही था सबसे खतरनाक विचार, इंसान को उसके विशेष सिंहासन से उतारना। दोस्तों, यह था चार्ल्स डार्विन की यात्रा का दूसरा पड़ाव, दक्षिण अमेरिका से गैलापागोस तक और 20 साल की चुप्पी से ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज तक। लेकिन कहानी अभी बाकी है। कैसे इंसान की उत्पत्ति पर उठी बहस ने दुनिया को हिला दिया, कैसे डार्विन का निजी जीवन उनके सिद्धांत से टकराता रहा और कैसे उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों का इस्तेमाल अंधेरे मकसदों के लिए भी किया गया। यह सब हम जानेंगे आगे। इंसान का ताज और सबसे खतरनाक विचार। पिछले हिस्से में हमने जाना कि कैसे चार्ल्स डार्विन ने 5 साल की लंबी समुद्री यात्रा के बाद एक ऐसा विचार खोजा जिसने इंसान की सोच को उलट दिया। 20 साल तक उन्होंने उस विचार को छुपा कर रखा, लेकिन वालायस का पत्र आने के बाद उन्हें चुप्पी तोड़नी पड़ी और फिर दुनिया ने सुना ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वह किताब जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था, ओरिजिन के बाद की दुनिया। 1859 में जब ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज आई तो उसने विज्ञान और समाज दोनों को झकझोर दिया। कुछ वैज्ञानिक इसे अद्भुत खोज मान रहे थे। वे कह रहे थे कि अब हमें जीवन की असली कड़ी मिल गई है। वहीं चर्च और धार्मिक लोग इसे ईश्वर की अवमानना कह रहे थे। अखबारों में हेडलाइन बन रही थी, क्या इंसान बंदर का रिश्तेदार है?
लोग आपस में बहस करते, अगर यह सच है तो हमारी आत्मा का क्या होगा। किताब ने वैज्ञानिक हल्के से बाहर निकलकर घर घर में चर्चा पैदा कर दी थी। ऑक्सफोर्ड की बहस। 1861 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। एक ओर थे बिशप सैमुअल विलबरफोर्स, धर्म के कट्टर समर्थक। दूसरी ओर थे थॉमस हक्सले, जिन्हें लोग डार्विन का बुलडॉग कहते थे। विलबरफोर्स ने व्यंग्य से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आप बंदरों से अपने दादा की ओर से जुड़े हैं या दादी की ओर से? हॉल में ठहाके गूंजे, लेकिन हक्सले ने शांत होकर जवाब दिया, मैं उस बंदर का वंशज होना पसंद करूंगा बजाय उस इंसान के जो अपने दिमाग जैसे अद्भुत उपहार का इस्तेमाल सच्चाई छिपाने के लिए करता है। यह जवाब बिजली की तरह गूंजा। बहस का पलड़ा डार्विन के पक्ष में झुक गया। डार्विन खुद इस बहस में मौजूद नहीं थे। वे बीमार रहते, भीड़ से दूर रहते, लेकिन उनके विचार अब सबकी जुबान पर थे। डाउन हाउस की दुनिया। डार्विन ने लंदन की भीड़ और बहसों से दूरी बना ली। वे अपने परिवार के साथ डाउन हाउस, एक शांत देहाती मकान में रहने लगे। यह घर उनकी प्रयोगशाला बन गया। वे ग्रीन हाउस में पौधों पर प्रयोग करते, बार्नाकल्स पर सालों तक काम किया, मांसाहारी पौधों और केंचुओं का अध्ययन किया। उनका हर प्रयोग एक ही विचार को मजबूत करता। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़ी तस्वीर गढ़ते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। वे एक रहस्यमयी बीमारी से जूझते रहे। भयंकर पेट दर्द, उल्टियां, थकान। कई दिन बिस्तर से उठ नहीं पाते। डॉक्टर भी कारण नहीं समझ पाए। कुछ कहते शायद दक्षिण अमेरिका की यात्रा में उन्हें उष्णकटिबंधीय बीमारी लग गई थी। कुछ कहते यह मानसिक तनाव का नतीजा था, क्योंकि वे लगातार अपने विचार के धार्मिक विरोध से डरते रहे। बीमारी ने उन्हें कमजोर किया, लेकिन रोक नहीं पाया। पारिवारिक संघर्ष। 1829 में उन्होंने अपनी चचेरी बहन एम्मा वेजवुड से शादी की। एम्मा धार्मिक थीं। वे अक्सर चिंता करती कि चार्ल्स के विचार उन्हें ईश्वर से दूर ले जा रहे हैं। वह कहती, अगर तुमने विश्वास खो दिया तो क्या हम अगले जीवन में साथ होंगे? यह सवाल चार्ल्स को भीतर तक चुभता। वे पत्नी से गहरा प्रेम करते थे, लेकिन अपनी खोज को छोड़ भी नहीं सकते थे। उनके 10 बच्चे हुए, उनमें से 3 की कम उम्र में मृत्यु हो गई। सबसे दर्दनाक था उनकी प्रिय बेटी एनी की मौत, सिर्फ 10 साल की उम्र में। यह घटना डार्विन के लिए एक गहरा घाव थी। उन्होंने धीरे धीरे ईश्वर पर विश्वास खो दिया। खुद को अज्ञेयवादी कहने लगे, यानी ऐसा इंसान जो मानता है कि ईश्वर के बारे में निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। इंसान की बारी। डार्विन जानते थे कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में उन्होंने इंसान का जिक्र लगभग टाल दिया था, लेकिन 1871 में उन्होंने यह चुप्पी तोड़ी। उनकी किताब आई, द डिसेंट ऑफ मैन। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा, इंसान भी अन्य जानवरों की तरह विकसित हुआ है। हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार हैं चिंपांजी और गोरिल्ला, और संभव है कि इंसान की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई हो। यह एक बम था, शारीरिक समानता। डार्विन ने दिखाया कि इंसान के शरीर और वानरों के शरीर में कितनी समानता है। हड्डियां, मांसपेशियां, अंग सब लगभग एक जैसे। उन्होंने भ्रूणों की तुलना की। इंसान और अन्य जानवरों के भ्रूण शुरुआती अवस्थाओं में एक दूसरे जैसे दिखते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसे अंग भी हैं जिनका अब कोई काम नहीं, जैसे अपेंडिक्स। यह हमारे पूर्वजों की निशानी है। मानसिक निरंतरता, यह और भी विवादास्पद था। उस समय लोग मानते थे कि शरीर चाहे जानवर जैसा हो, पर इंसान का दिमाग अलग है। लेकिन डार्विन ने कहा, मानसिक क्षमताएं भी धीरे धीरे विकसित हुई हैं। जानवर भी प्रेम, ईर्ष्या, वफादारी, यहां तक कि शर्म जैसी भावनाएं महसूस करते हैं। वे याद रख सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, और यहां तक कि कला और सौंदर्य का बोध भी दिखा सकते हैं। यानी इंसान और जानवर के बीच फर्क मात्रा का है, प्रकार का नहीं। यौन चयन। डार्विन ने एक और विचार पेश किया, यौन चयन। कई लक्षण जैसे मोर की सुंदर पूंछ जीवित रहने में मदद नहीं करते, बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं। तो वे क्यों बने? क्योंकि साथी आकर्षित करने के लिए, यानी प्राकृतिक चयन के साथ साथ यौन चयन भी विकास को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा, इंसान में कई लक्षण, यहां तक कि कला और संगीत की क्षमता भी शायद इसी यौन चयन से विकसित हुई। सबसे खतरनाक विचार, द डिसेंट ऑफ मैन ने इंसान को उसके सिंहासन से उतार दिया। अब हम कोई विशेष रचना नहीं थे,
हम भी जीवन के विशाल वृक्ष की एक शाखा थे। हम कोई गिरे हुए देवदूत नहीं, बल्कि उठे हुए वानर थे। ये विचार कई लोगों के लिए विनम्र करने वाला था और कईयों के लिए अपमानजनक। जीवन के अंतिम साल, डार्विन ने अपने अंतिम वर्षों में भी काम जारी रखा। पौधों पर किताबें लिखीं, केंचुओं पर शोध किया, कैसे वे मिट्टी की उर्वरता में योगदान देते हैं। 1882 में 73 साल की उम्र में चार्ल्स डार्विन का निधन हो गया। उनके परिवार ने सोचा था कि वे गांव के कब्रिस्तान में दफनाए जाएंगे, लेकिन राष्ट्र ने उन्हें एक नायक माना और इस तरह चार्ल्स डार्विन को वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया, न्यूटन और अन्य महान वैज्ञानिकों के साथ। विरासत की शुरुआत। लेकिन डार्विन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके विचारों की असली यात्रा तो उनकी मृत्यु के बाद शुरू हुई, क्योंकि इंसान हमेशा विचारों को अपने हिसाब से ढाल लेता है और डार्विन के विचारों का इस्तेमाल भी अच्छे और बुरे दोनों तरह से किया गया। दोस्तों, यह था चार्ल्स डार्विन की यात्रा का तीसरा पड़ाव। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के बाद से लेकर द डिसेंट ऑफ मैन तक, वह दौर जब इंसान ने पहली बार खुद को एक साधारण जानवर की तरह देखने की हिम्मत की। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। डार्विन के विचारों का इस्तेमाल कैसे किया गया, कैसे कुछ लोगों ने उन्हें हथियार बनाया, साम्राज्यवाद, नस्लवाद और यूजेनिक्स को सही ठहराने के लिए, और अंततः डार्विन हमें क्या सिखा जाते हैं, यह सब हम जानेंगे आगे। विरासत, अंधेरे साए और जीवन का वृक्ष। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे डार्विन ने इंसान की उत्पत्ति पर अपनी चुप्पी तोड़ी और द डिसेंट ऑफ मैन में साफ कहा कि इंसान भी अन्य प्रजातियों की तरह विकसित हुआ है। यह विचार इतना विस्फोटक था कि उसने विज्ञान, दर्शन और धर्म को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन डार्विन के जीवन का अंत ही उनकी कहानी का अंत नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों की असली यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसमें रोशनी भी थी और अंधेरे साए भी। डार्विन की मृत्यु और सम्मान। 1882, 73 साल की उम्र में चार्ल्स डार्विन का निधन हुआ। उनका परिवार चाहता था कि उन्हें गांव के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय और जनता ने दबाव बनाया। वे मानते थे कि डार्विन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय नायक हैं, और इस तरह चार्ल्स डार्विन को दफनाया गया वेस्टमिंस्टर एबे में, आइजैक न्यूटन और अन्य महान हस्तियों के साथ। उनकी कब्र पर लाखों लोग श्रद्धांजलि देने आए, लेकिन साथ ही समाज में बहस और गुस्सा भी जारी रहा। विचारों का फैलना। 20वीं सदी की शुरुआत तक डार्विन का सिद्धांत विज्ञान में गहराई से स्थापित हो चुका था। नई खोजें, खासकर आनुवंशिकी, जेनेटिक्स की, ने डार्विन के विचारों को और मजबूत कर दिया। ग्रेगर मेंडल के नियम और डार्विन के प्राकृतिक चयन का मेल हुआ। इसे कहा गया मॉडर्न सिंथेसिस। अब विकासवाद केवल एक परिकल्पना नहीं था, यह जीव विज्ञान की रीढ़ बन गया। लेकिन विज्ञान की दीवारों से बाहर समाज में डार्विन के विचारों को अलग अलग रूपों में घसीटा जाने लगा। सोशल डार्विनिज्म का अंधेरा। डार्विन ने कभी नहीं कहा था कि समाज पर उनके सिद्धांत सीधे लागू किए जाए, लेकिन कुछ विचारकों ने यही किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा वाक्य सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सबसे योग्य का जीवित रहना। लोगों ने इसे समाज और अर्थव्यवस्था पर लागू करना शुरू कर दिया। कहा गया, गरीब और असफल लोग अयोग्य हैं, अमीर और ताकतवर ही योग्य हैं। सरकार को गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा। इस विचार को नाम दिया गया सोशल डार्विनिज्म, साम्राज्यवाद और नस्लवाद। सोशल डार्विनिज्म ने साम्राज्यवादी ताकतों को एक बहाना दे दिया। यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका और एशिया पर शासन कर रही थीं। उन्होंने कहा, हम अधिक विकसित हैं, हमें ही इन पिछड़े लोगों पर शासन करने का अधिकार है। नस्लवाद को विज्ञान का नकली तर्क मिल गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ नस्लें श्रेष्ठ हैं और कुछ हीन। यह सब डार्विन की असली सोच का विकृतीकरण था। यूजेनिक्स का खौफ। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में उभरा एक और खतरनाक विचार यूजेनिक्स। कहा गया, अगर हम चाहते हैं कि मानव जाति बेहतर बने, तो हमें कमजोर या अयोग्य लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकना चाहिए। कुछ देशों में ऐसे कानून बने जिनमें विकलांगों, गरीबों या अपराधियों को जबरन बांझ बना दिया गया। 20वीं सदी के मध्य में
नाजी जर्मनी ने इसी सोच को चरम पर ले जाकर लाखों लोगों की हत्या की। यह डार्विन के विचारों का भयानक दुरुपयोग था। डार्विन खुद इस पर भयभीत होते, क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि ताकतवर ही श्रेष्ठ है। उनके लिए योग्य का मतलब था अपने वातावरण में अनुकूल होना, चाहे वह छोटा सा कैक्टस क्यों ना हो। विकासवाद पर कानूनी लड़ाई। 20वीं सदी में भी विकासवाद और धर्म की लड़ाई जारी रही। 1925 में अमेरिका का मशहूर मुकदमा हुआ, स्कोप्स मंकी ट्रायल। एक शिक्षक जॉन स्कोप्स पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने स्कूल में विकासवाद पढ़ाया, जो उस समय के कानून के खिलाफ था। मुकदमे ने पूरे अमेरिका को बांट दिया। एक ओर थे धार्मिक लोग, दूसरी ओर थे वैज्ञानिक और स्वतंत्र विचारक। भले ही स्कोप्स दोषी ठहराए गए, लेकिन यह मुकदमा विकासवाद को जनता की चर्चा का हिस्सा बना गया। आज भी कुछ धार्मिक समूह विकासवाद का विरोध करते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में यह सिद्धांत अटूट सच माना जाता है। असली विरासत। तो डार्विन की असली विरासत क्या है? पहला, उन्होंने हमें दिखाया कि जीवन एक है। हर प्राणी, चाहे वह इंसान हो, पक्षी, मछली या बैक्टीरिया, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम सब जीवन के वृक्ष की शाखाएं हैं। दूसरा, उन्होंने सिखाया कि छोटे छोटे बदलाव अगर पर्याप्त समय मिले तो बड़े परिणाम लाते हैं। यह सबक केवल जीव विज्ञान में नहीं, जीवन में भी लागू होता है। तीसरा, उन्होंने बौद्धिक साहस दिखाया। उन्होंने अपने समाज की गहरी मान्यताओं को चुनौती दी, भले ही यह उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कठिन था। डार्विन का अंतिम संदेश। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंत में डार्विन ने लिखा, इस जीवन की दृष्टि में एक महिमा है कि इतनी सरल शुरुआत से अनगिनत रूप विकसित हुए हैं और हो रहे हैं। यह केवल विज्ञान नहीं, एक दर्शन था। उन्होंने हमें विनम्र बनाया। हम कोई केंद्र नहीं बल्कि प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने हमें जोड़ भी दिया। हम अकेले नहीं बल्कि एक विशाल परिवार का हिस्सा है। आज के लिए सबक। आज जब हम पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों के विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं, डार्विन की सोच हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं। जब हम किसी प्रजाति को खत्म करते हैं तो हम अपने ही परिवार की शाखा काटते हैं। जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो अंततः खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। डार्विन हमें सिखाते हैं, सबूतों पर विश्वास करो, धैर्य रखो और सच्चाई से मुंह मत मोड़ो, चाहे वह कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो। समापन। दोस्तों, इस तरह पूरी हुई चार्ल्स डार्विन की अद्भुत कहानी। एक साधारण लड़के से लेकर उस वैज्ञानिक तक जिसने इंसान की पहचान ही बदल दी। एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को यह देखने की नई आंख दी कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डार्विन की कहानी हमें यह याद दिलाती है, हम अकेले नहीं हैं। हम इस विशाल जीवन वृक्ष की एक शाखा हैं और यह वृक्ष अपनी तमाम विविधता और सुंदरता के साथ हमारा साझा घर है। तो जब अगली बार आप किसी पक्षी की चहचहाहट सुने या किसी छोटे से कीड़े को देखें, याद रखिएगा, वह आपका दूर का रिश्तेदार है। और यही है डार्विन की सबसे बड़ी देन, एकता की, विनम्रता की और खोज की भावना। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की किताब कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल किताब कथा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी अगली ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह किताब कैसी लगी और अगली कौन सी किताब सुनना चाहेंगे।